हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। आज का हमारा टॉपिक क्या है? संविधान की प्रस्तावना। इससे पहले हमने संवैधानिक विकास को पढ़ लिया है, यानी कि संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, हमने वो सारी चीजें जान ली हैं। लगभग 1600 से लेकर के हमने 1947 तक का अध्ययन कर लिया है। संविधान बनने की प्रक्रिया क्या थी। अब हम देखेंगे कि जब संविधान को बनाया गया तो संविधान बनकर के जैसे तैयार हुआ तो उसमें प्रस्तावना को ऐड किया गया। जब प्रस्तावना को उसमें जोड़ा गया तो ये प्रस्तावना को क्यों जोड़ा गया, प्रस्तावना क्या मतलब क्या दिखाती है, प्रस्तावना को पढ़ करके हमें क्या लगता है। देखो, अगर हमें हमारे संविधान को कम समय में अगर जानना है, यानी कि अगर हमें संविधान पढ़ना है तो उसके लिए बहुत बड़ा समय चाहिएगा, हमें बहुत लंबा समय चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन अगर हमें कम समय में हमारे संविधान को जानना है तो उसके लिए हमें क्या पढ़नी होगी? प्रस्तावना। जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रस्तावना क्या, मतलब हमारा जो संविधान है उसके क्या उद्देश्य हैं, वो नागरिकों को क्या क्या अधिकार दे रहा है, हमारे देश का स्वरूप कैसा है और हमारे संविधान को किस आधार पर गढ़ा गया है। यानी कि एक प्रकार से हमारे संविधान का ये क्या है, ये परिचय है। क्या है? ये परिचय है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को सर्वप्रथम कब लाया गया पूरे विश्व के अंतर्गत, इसका परिचय कब हुआ? तो देखो, सन 1776 में सर्वप्रथम विश्व के अंदर अमेरिका में आई है। कहां पर आई है? अमेरिका में। अमेरिका में आने के बाद अन्य देशों में, विश्व के अन्य देशों ने इसको अपनाया। सर्वप्रथम कहां पर लाया गया था? इसको अमेरिका के अंदर लाया गया। जब अमेरिका के अंदर इसको लाया गया तो अन्य देशों में फिर इसको लिखित संविधान भी अमेरिका में ही सबसे पहले आया था विश्व के अंदर। लिखित संविधान का जो साक्ष्य मिलता है वो कहां मिलता है? अमेरिका में ही मिलता है। तो भारत में इसका क्या प्रारूप रहा वो समझते हैं कि संविधान की प्रस्तावना कैसे आई। तो 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने क्या किया? एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए। क्या लेकर के आए? उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए और इसको 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा ने, किसने? संविधान सभा ने सर्वसम्मति से, यानी कि सभी लोगों की सहमति से इसको क्या किया? स्वीकार, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। अब जब इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया तो संविधान बनने की एक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और उद्देश्य प्रस्ताव को मान लिया गया। नेहरू जी जिस उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के आए, तो देखो संविधान सभा थी क्या? संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, यानी कि यह संविधान सभा संविधान का निर्माण करने के लिए बनाई गई थी। और ये कब तक रहती है? तब तक संविधान बनकर के कंप्लीटली लागू नहीं हो जाता है। संविधान सभा तब तक रही थी और संविधान जब बनकर के लागू हो गया तो इसको एक संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। जो आज संसद है वो पहले संविधान सभा थी। तो संविधान बनने का क्या प्रारूप रहा, यानी कि जो संविधान बनकर के तैयार हुआ तो ये 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? लागू। क्या हुआ था? लागू हुआ था, यानी कि इसको अंगीकृत किया गया था। और 26 जनवरी को 1950 को इसे पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया भाई। यानी कि 26 नवंबर 1949 को तो इसको अंगीकृत, यानी बना करके तैयार कर देगा। कुछ संविधान के अनुच्छेद लागू 26 नवंबर 1949 को कर दिए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 से इसको लागू कर दिया गया। तो देखिए, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया तो हमने 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार क्यों किया, यानी कि 2 महीने का हमने इंतजार क्यों किया था? ऐसी क्या वजह थी कि हमने 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू किया? इसके पीछे का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो है 26 जनवरी 1930, जब भारतीयों ने, भारत के जो लीडर थे और भारतीयों ने कांग्रेस अधिवेशन हुआ 26 जनवरी 1930 को, तो उसमें मान लिया था कि हम, यानी कि इस दिन स्वतंत्रता घोषित कर देते थे। क्या कैसे?
यानी कि अंग्रेज अब हमें केवल हमारी ध्येय यानी कि हमारे शरीर के आधार पर ही हमें गुलाम मान सकते हैं, लेकिन हम अपने मन विचारों से क्या है, हम अपने विचारों से आजाद हैं आज से। तो इसीलिए जब संविधान बन गया तो हमने 26 जनवरी 1930 को एक अच्छी डेट समझा और इसीलिए इसको लागू किया, यानी कि हम अपने उस दिन को याद कर सकें जिस दिन हमने अपने आप को पूरी तरह से क्या मान लिया था, आजाद मान लिया था। देखो प्रस्तावना का हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या महत्व है, तो देखो यहां से लगभग आपको 3 से 4 सवाल हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो इसीलिए इसको पढ़ना भी और प्रेम्बल जो है वो सबको याद भी होनी चाहिए, है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, यानी कि इस तरह से कंप्लीटली आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जब हम इसको पढ़ते हैं तो प्रस्तावना के तत्व क्या हैं, यानी कि प्रस्तावना के तत्व क्या हैं, क्या तत्व हैं इसके, तो देखो प्रस्तावना के 4 तत्व हैं। तो हम देखते हैं प्रस्तावना के तत्व क्या हैं। कितने तत्व हैं, 4 तत्व हैं। तो पहला है कि प्रस्तावना का अधिकार स्रोत क्या है, यानी कि संविधान जो है हमारा उसका अधिकार स्रोत क्या है। तो देखो हमारे संविधान को जो अधिकार दिए गए हैं वो कहां से दिए गए हैं, संविधान का अधिकार स्रोत, यानी कि हमारे संविधान को अधिकार कहां से दिए गए हैं। दूसरा है कि भारत की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, क्या है, हमें भारत की प्रकृति किस प्रकार की है। और तीसरा है कि संविधान के उद्देश्य क्या है। मैंने कहा ना कि इससे हमें क्या पता चलता है, हमारे संविधान के उद्देश्य पता चलता है, हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है। और चौथा जो है यानी कि तिथि, लागू करने की, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को लागू करने की तिथि, यानी कि इससे हमें यह चीज पता चल जाता है कि देखो मैंने कहा ना कि प्रस्तावना हमें क्या क्या समझने को देती है। तो सबसे पहले क्या देती है, यानी संविधान का जो अधिकार स्रोत है वो क्या है, यानी कि संविधान के स्रोत क्या क्या है। तो प्रस्तावना क्या कहती है, प्रस्तावना कहती है कि संविधान का जो अधिकार स्रोत है वो क्या है, नागरिक हैं, क्या है, नागरिक हैं। स्रोत क्या है इसके, नागरिक, नागरिकों से ही सारे अधिकार लिए गए हैं, नागरिकों के लिए दिए गए हैं, नागरिक ही इसके अधिकारों का क्या है, स्रोत है। और दूसरा हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है, तो देखो संविधान की जो प्रकृति है इसमें शब्द जोड़े ही गए हैं, समाजवाद, क्या जोड़ा गया है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, है ना, ये शब्द इसमें क्या है, जोड़े गए हैं। लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, क्या क्या चीज जोड़ी गई है, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। देखो आगे इन सभी शब्दों की क्या है, व्याख्या है, वो सारी इन सब की बताऊं। समाजवाद का अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, लोकतंत्र, गणतंत्र, ये सब क्या है। और फिर अगला है संविधान के उद्देश्य क्या है, यानी कि क्या उद्देश्य देना चाह रहा है ये। देखो ये तो इसकी प्रकृति होगी, यानी कि हमारा संविधान हमें क्या दिखाता है कि हमारा जो देश है वो कैसा है, समाजवाद है, यानी कि हम समाजवाद को बढ़ावा देते हैं। दूसरा हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तीसरा हमारा जो राष्ट्र है वो कैसा है, लोकतांत्रिक है, और लोकतांत्रिक के साथ साथ होते हुए कैसा है, गणतांत्रिक भी है। फिर पता चलता है कि संविधान के उद्देश्य क्या है, तो संविधान के उद्देश्य क्या है, न्याय को लेकर के, यानी कि इसमें जो न्याय दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है, जो न्याय है वो कैसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। यानी कि देखो जो न्याय की प्रकृति होती है वो न्याय की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, यानी कि सामाजिक प्रकृति होती है, आर्थिक प्रकृति होती है और राजनीतिक होती है। यानी कि हम किसी व्यक्ति को समाज में उसके रंग, भेद, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम उसकी आर्थिक, गरीब है या फिर अमीर है, आर्थिक स्थिति के आधार पर उसके साथ भेदभाव
कर सकते हैं, और राजनीतिक आधार पर भी हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यानी कि राजनीतिक अवसर सभी को क्या होंगे, समान होंगे। ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब ऐसा नहीं है, लोकतंत्र और गणतंत्र है ना। तो हम एक गरीब व्यक्ति को भी एक ऊंचे पद पर नियुक्त कर सकते हैं। तो संविधान को लागू करने की जो तिथि है वो क्या है, 26 जनवरी 1950। अब देखिए ये हमारे संविधान के क्या हो गए, तत्व हो गए। देखो हमने छोटे से प्रारूप में पूरे अपने संविधान को समझ लिया, यानी कि हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है। ठीक है, अब देखते हैं जो संविधान में जो ये शब्द आए हैं, यानी कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना के अंदर जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन शब्दों की हम क्या देखेंगे, व्याख्या देखेंगे भाई। इससे हमें पूरी की पूरी क्या पता चल जाएगा, संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी पूरी पूरी व्याख्या हमें देखने को मिल जाएगी। इसमें हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण शब्द। तो पहला जो शब्द है वो हमें क्या है, अखंडता, सॉरी क्या है, संप्रभुता। जो हमारे उसमें आता है, क्या आता है, संप्रभुता आता है। क्या आता है, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या है, संप्रभुता से क्या से, संप्रभुता का से यानी भारत जो देश है, भारत अब किसी अन्य देश का क्या नहीं होगा, डोमिनियन राष्ट्र नहीं होगा। पहले तो क्या मना कर दी इसने, डोमिनियन नहीं होगा भाई। डोमिनियन नहीं होगा का मतलब क्या है, यानी कि अब राष्ट्र पर किसी अन्य देश का अधिकार नहीं होगा। और इसमें दूसरा क्या है, यानी कि किसी अन्य देश के साथ संबंध बनाने का अधिकार। तीसरा संधि करने का अधिकार, संधि करने का अधिकार। यानी कि अब हमारे जो देश है भारत, अब वो अपने आप में क्या है, संप्रभु है। कैसा है, संप्रभु है। अब उस पर किसी भी अन्य देश का क्या नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा। और जो दूसरा शब्द आता है वो क्या आता है, समाजवाद। दूसरा शब्द क्या है, समाजवाद। समाजवाद से तो आप सब लोग वाकिफ होंगे कि समाजवाद क्या था। ये समाजवाद वही समाजवाद है जिस समाजवाद ने रूस के अंदर एक क्रांति करवा दी, और उस क्रांति से सोवियत संघ का निर्माण हुआ। और सोवियत संघ का निर्माण जिस तर्ज पर किया गया वो समाजवाद था। समाजवाद से फिर साम्यवाद समाजवाद आया उस सोवियत संघ में, और वही था जो रूस और अमेरिका, सॉरी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में एक शीत युद्ध का दौर चला। और वही दौर किसको लेकर के था, एक विचारधारा को लेकर। समाजवाद क्या है, विचारधारा है। ये किस प्रकृति की होती है, क्या होता है, कैसा नहीं होता है। हमारे संविधान में समाजवाद को ऐड तो किया गया लेकिन प्रस्तावना में नहीं किया गया। तो संविधान की प्रकृति समाजवाद की बनाई तो गई थी लेकिन इसमें ऐड नहीं किया गया। तो फिर बाद में 42वां संविधान संशोधन किया, और 42वां जो संविधान संशोधन हुआ वो कब किया गया था, 1976 में। जब 42वां संशोधन किया तो इसको ऐड किया गया, और ऐड कब किया गया, 1976 में। समाजवाद क्या कहता है, यानी कि समाजवाद का मतलब होता है समाज के अंदर सभी व्यक्तियों को बराबर का अधिकार दिया जाना। लेकिन जो संसाधन हैं, क्या है, जो संसाधन हैं उन पर किसका अधिकार होना, राज्य का अधिकार होना। लेकिन भारत में जिस समाजवाद को अपनाया गया, समाजवाद की भी दो प्रकृति होती है, एक तो साम्यवाद समाजवाद होता है और एक लोकतांत्रिक समाजवाद होता है। जो भारत में अपनाया गया वो था लोकतांत्रिक समाजवाद। कौन सा समाजवाद था, लोकतांत्रिक समाजवाद। यानी कि ये किस प्रकार का समाजवाद है, ये समाजवाद यानी कि राज्य का तो नियंत्रण होगा ही, राज्य का नियंत्रण होते होते भी निजी संपत्ति को भी क्या दिया जाता है, इसमें अधिकार दिया जाता है। यानी कि व्यक्ति निजी संपत्ति का भी अधिकार रख सकते हैं। और एक समाजवाद होता है साम्यवाद समाजवाद। ये कौन सा समाजवाद होता है, साम्यवाद समाजवाद। ये कैसा होता है, राज्य आश्रित होता है। ये कैसा होता है, राज्य आश्रित होता है। इसको राज्य आश्रित समाजवादी आप कह सकते हो। यानी कि
अब ये पूर्ण रूपेण राज्य पर ही आश्रित रहेगा, है ना। यानी कि राज्य जो करेगा साम्यवाद समाजवाद के अंदर राज्य का नियंत्रण होगा हर चीज पर, जितने भी संसाधन होंगे, जितने भी इंडस्ट्रियलाइज एरियाज होंगे, मतलब जितने भी पॉलिसीज वगैरह सारी चीजें होंगी, उन पर किसका अधिकार होगा? साम्य राज्य का होगा, ठीक है ना। तो कैसा होता है? राज्य आश्रित होता है। इसमें जो हमारी जो तीसरी हेडिंग आती है वो आती है पंथ निरपेक्ष। देखो पंथ निरपेक्ष का आशय क्या है? पंथ निरपेक्ष को भी किसमें ऐड नहीं किया गया था संविधान में, संविधान प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में, इसको भी बाद में ऐड किया गया। तीसरी हेडिंग है पंथ निरपेक्ष। सेकुलरिज्म, ठीक है। यानी कि इससे क्या, ये क्या हमें सीख देती है? यानी कि ये जो सीख देती है वो देती है सभी धर्मों को बराबर मानना, सभी धर्मों को बराबर, यानी कि किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इसको भी कब ऐड किया गया? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन 1976 में इसको भी ऐड किया गया, यह पहले नहीं था। और इससे हमें एक चीज और पता चलता है, यानी कि हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष तो है, यानी कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष तो है, लेकिन प्रस्तावना में नहीं था। हमें कैसे पता कि हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है? तो जो फंडामेंटल राइट है, क्या है? फंडामेंटल राइट्स, उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर के, कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, नहीं दी गई है? यानी कि क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है। अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक दिया गया, नहीं दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता है या नहीं है? तो इससे हमें क्या पता चलता है? यार ये हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। कैसा है हमारा संविधान? पंथ निरपेक्ष है। अगली जो हेडिंग आती है वो आती है लोकतांत्रिक। क्या हेडिंग आती है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का क्या आशय है? यानी कि लोकतांत्रिक से क्या आशय? लोकतंत्र किसे कहेंगे? देखो संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की क्या की गई? परिकल्पना की गई है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की कैसी? लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की क्या की गई है? परिकल्पना की है, ठीक है। लोकतांत्रिक, इसकी परिकल्पना से क्या मतलब है? यानी कि जो भारतीय संविधान की जो प्रतिनिधि जो संसद है, यानी कि जो संसद है, देखो हमने कौन सा लोकतंत्र माना है? संसदीय लोकतंत्र। कौन सा संसद, कौन सा माना है? संसदीय लोकतंत्र। अच्छा देखो, लोकतंत्र की भी कई प्रणालियां होती हैं। एक होती है अध्यक्षात्मक, एक होती है संसदीय लोकतंत्र। तो हमने कौन सा माना है? संसदीय लोकतंत्र। लेकिन अमेरिका में कौन सी है? अध्यक्षात्मक प्रणाली है, यानी कि वहां पर क्या होता है? अध्यक्ष होता है, और वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति का वो है वहां पर। हमारे यहाँ पर क्या है? संसद है, पूरी क्या है? संसद है। तो इसमें क्या होता है? कार्यकारिणी जो सभी समितियां हैं और कार्य हैं उनकी क्या होता है? विधायिका क्या होती है? जवाबदेही होती है। यानी कि जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें क्या होती है? विधायिका। विधायिका कैसी होती है? जवाबदेही होती है भाई। विधायिका क्या होती है? जवाबदेह। संसदीय लोकतंत्र प्रणाली जो होगी, संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को हमने क्या है? अपनाया है। और संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में क्या मतलब होता है? यानी कि विधायिका जो होती है, यानी कि जितने भी कार्य किए जाते हैं, प्रशासनिक जितने भी कार्य किए जाते हैं, कोई भी बिल आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें विधायिका कैसी होती है? जवाबदेही होती है, उनसे जवाब पूछे जाते हैं। अच्छा, कैसे जवाबदेही होती है? संसदीय लोकतंत्र प्रणाली क्या होती है, क्या प्रारूप होता है, इसको हम जब पार्लियामेंट यानी कि संसद पढ़ रहे होंगे वहां पर इन सब की क्या है? बहुत अच्छे से व्याख्या दी गई है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गणतंत्र। क्या है? गणतंत्र। अच्छा, कुछ लोग तो अब तक यही मान रहे होंगे कि लोकतंत्र और गणतंत्र सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं, यही मान रहे होंगे ना? सेम से ही होते हैं, थोड़ा सा ही अंतर होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा?
गणतंत्र। अच्छा, गणतंत्र का आशय क्या है, यानी गणतंत्र क्या होगा? गणतंत्र देखो, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था जो होगी, क्या होगा? लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था। गणतंत्र भी दो प्रकार का होता है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था जो होगी वो दो प्रकार से है। कौन कौन सी है? एक तो होती है राजतंत्र वाली। कौन सी होती है? राजतंत्र वाली। और एक होती है गणतंत्र वाली। जो राजतंत्र वाली है ये कहां पर है? ब्रिटेन में। कहां पर है ये? ब्रिटेन में। और ये वाली गणतंत्र वाली कहां पर है? अमेरिका में। कहां पर है ये? अमेरिका में। हमने किसको माना हुआ है? गणतंत्र को माना हुआ। किसको माना हुआ है? गणतंत्र को। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? न्याय। छठवां पॉइंट हमारा क्या है? न्याय। न्याय हमें क्या व्याख्या देता है, यानी कि प्रस्तावना में जो न्याय शब्द को हमने जोड़ा है वो न्याय क्या बताता है? यानी कि हम नागरिकों के साथ सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक आधार पर सभी को बराबर क्या देंगे? न्याय उपलब्ध करवाएंगे। यानी कि हम उनके साथ में न्याय व्यवस्था में भेदभाव नहीं करेंगे। यानी कि समाज के अंदर, यानी कि कोई जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, मूल वंश के आधार पर उसके साथ न्याय में भेदभाव नहीं करेंगे। ना ही हम उसके साथ आर्थिक आधार पर भेदभाव करेंगे, ना ही हम उसके साथ में राजनीतिक आधार में क्या करेंगे? भेदभाव करेंगे। जो ये शब्द, जो तीनों शब्द जो लिए गए हैं वो देखिए कहां से लिए गए हैं? इस न्याय की व्यवस्था को कहां से लिया गया है? रूस की क्रांति से। कहां से लिया गया है? रूस की क्रांति। जो रूसी क्रांति हुई थी, ये रूसी क्रांति वही क्रांति है जिस क्रांति ने पूरे विश्व के अंदर एक समाजवाद को जगा दिया था। किसको जगा दिया था? समाजवाद को जगा दिया था। यानी कि आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो ये शब्द लाए गए थे, कहां पर लाए गए थे? रूसी क्रांति के अंतर्गत लाए गए थे। ये वहीं से हमने इनको लिया है। जब इनको वहीं से लिया तो रूसी क्रांति क्या थी? रूसी क्रांति वही थी जब 1917 में समाजवाद को लेकर, यानी कि अमेरिका में पूंजीवाद था, उस पूंजीवाद के खिलाफ में ये समाजवाद, एक देखो पूंजीवाद और समाजवाद दो विचारधाराएं हैं। पूंजीवाद व्यवस्था के खिलाफ में समाजवाद के समता जो मूलक विचार थे उनसे लोग उद्धृत हुए और समाजवाद की विचारधारा को लेकर क्या है? 15 गणराज्य रूस के साथ मिले और 15 गणराज्यों ने मिलकर के क्या बनाया? सोवियत संघ बनाया 1917 में। तो ये वही थी समाजवाद की प्रक्रिया को लेकर चली। फिर समाजवाद से क्या आया? साम्यवाद, समाजवाद आया। जो इसमें नेक्स्ट है वो क्या है? स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का आशय क्या है, यानी कि स्वतंत्रता क्या कहना चाह रही है? स्वतंत्रता का अर्थ है, देखो क्या है कि यानी कि लोगों की जो गतिविधियां हैं, यानी कि जो लोग हैं कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बोलना चालना कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनको क्या होनी चाहिए? आजादी होनी चाहिए। यानी कि उनको क्या? कहीं आने जाने की आजादी। यानी कि उनके साथ में कोई भी क्या नहीं किया जाना चाहिए? रोक टोक नहीं होनी चाहिए। सबके साथ क्या होनी चाहिए? बराबर का अधिकार होना चाहिए। यानी कि एक प्रकार से उनको क्या मिलना चाहिए? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कुछ भी बोलने की, कहीं घूमने की। राजस्थान का व्यक्ति उत्तर प्रदेश जा सकता है, कहीं कुछ भी बोल सकता है। तो ये जो चीज है ये कहां से ली गई? यानी कि इस स्वतंत्रता को कहां से लिया गया? फ्रांस से। कहां से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से। और भाई फ्रांस की क्रांति कहां पर हुई थी? वो सॉरी कब हुई थी? 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन, लुई 16, है ना? तो स्वतंत्रता को वहां से जोड़ा गया था। क्या थी क्या नहीं थी? 3 स्टेट थे जो हम पढ़ते हैं, है ना? जो तीसरा स्टेट था उसमें सभी लोग थे, मजदूर वर्ग और स्त्री महिलाएं सब कुछ था। टैक्स भी सबसे ज्यादा देते थे और वोटिंग अधिकार भी नहीं था। तो ये स्वतंत्रता वहीं से ली गई है। कहां से? फ्रांस की क्रांति से। अगला जो पॉइंट है वो है समता। समता से क्या आशय है? समता से आशय है, देखो सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना। क्या? सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना। और ये हमारे संविधान में फंडामेंटल जो राइट है, यानी कि जो मूल अधिकार हैं,
उनमें ये अनुच्छेद 14 से लेकर के, कहां से, 14 से अनुच्छेद 18 में क्या दी हुई है, इसकी व्याख्या दी हुई है कि यानी कि समता क्या हुई। 14 में क्या दिया गया है, यानी कि सभी व्यक्तियों को, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, यानी कि नंबर 1 यानी कि तीन जो चारों अनुच्छेद हैं क्या क्या कहते हैं, यानी कि विधि के समक्ष क्या होगी, समानता, विधि के समक्ष समानता। ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, क्या है, अनुच्छेद 14। दूसरा जो है वो क्या है, यानी कि मूल, वंश, लिंग, धर्म, जाति के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, ठीक है ना, अनुच्छेद 15 के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तीसरा जो है वो क्या आता है, यानी देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर, है ना, क्या नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 ऐसा कहता है। जब हम संविधान पढ़ते हैं तब हम अपने देश को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ना। जो पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, है ना, तब हम पढ़ते हैं तो पहले संविधान में ही बहुत सारे चेंजेस हुए थे, तो फंडामेंटल राइट्स आड़े आ रहे थे। अभी हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम इन सारी चीजों को जानेंगे। किसी दिन मौका मिलेगा तो हम देखेंगे जो संवैधानिक संशोधन हुए किस किस आधार पर हुए, शिक्षा को लेकर के क्या क्या प्रसार हुए, क्या क्या चेंजेस आए हमारे संविधान के अंदर, संशोधनों की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, उन सारी चीजों को क्या है हम एक दिन अच्छे से समझेंगे। तो देखो अनुच्छेद अनुच्छेद 16 क्या कहता है, यानी कि लोक नियोजन में क्या है, लोक नियोजन में क्या होगा, समान अवसर होगा। क्या होगा, समान अवसर। ये क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है। यानी कि किसी के भी साथ लोक नियोजन में क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और देखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत करता है, अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का क्या है, अंत है। और ये क्या कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है। क्या कहता है ये, अनुच्छेद 17। और पांचवा है 14, 15, 16, 17, 18। और ये क्या कहता है, यानी कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। उपाधियों के अंत से मतलब क्या है, यानी कि देखो पहले राजा, महाराजा, धीराज ऐसे उपाधियां लोग लेकर के रखा करते थे, तो उनसे क्या है, एक असमानता दिखती थी, है ना, कि मान लो किसी व्यक्ति को महाराज उसके नाम के आगे लगा दिया, तो असमानता है ना, दूसरा व्यक्ति महाराज नहीं लगा सकता है। तो जितनी भी उपाधियां हुआ करती थी वो सब उपाधियां क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। देखो भारत रत्न मिलना, पद्म विभूषण और ऐसी चीजें मिलना, ये उपाधियों के अंतर्गत नहीं रखी गई। इस प्रकार के सम्मान हैं, ये सम्मान दिए जा सकते हैं। बाकी की जितनी प्रकार की उपाधियां थी वो सब उपाधियां क्या है, दे दी गई। और जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बंधुत्व। क्या है, बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब क्या है, भाईचारे की भावना को बनाए रखना। क्या है, भाईचारे की भावना को बनाए रखना। और ये हमारे मूल कर्तव्यों में भी दिखता है, राष्ट्र के अंदर भाईचारे की बंधुत्व को बनाए रखना। बंधुत्व का मतलब क्या है, भाईचारा, भाईचारे को बनाए रखना। अच्छा, हमारी प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द जोड़ा गया है, भाईचारे को बनाए रखना, फेडरनिटी, है ना। तो आजकल इंस्टाग्राम पे लोग रील चल रही है, 8-10 दोस्त मिल जाएंगे और एक साथ फोटो करा करके क्या करते हैं, भाईचारा ऑन टॉप, यानी कि वो एक तरह से प्रचार कर रहे हैं, देखो हम भाईचारा बढ़ा रहे हैं। आजकल कुछ लोग कह रहे हैं 2-4 लौंडे पकड़े और भाई ये क्या आजकल के नए लौंडे कर रहे हैं, वो सही दिखा रहे हैं भाई, भाईचारा ऑन टॉप है। यानी कि हम
हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है, जो संविधान में जो बंधुत्व जोड़ा गया है और जो हमारे मूल अधिकार हैं सभी के साथ भाईचारे की भावना को मूल कर्तव्य जो है हमारे 51 के क में जिनको रखा गया है, यानी कि भाईचारे की भावना को बनाए रखना, भाईचारा ऑन टॉप, ये हमारे जो इसके जो मूल शब्द थे, यानी कि जो इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, ये उनकी व्याख्याएं थी। अब देखते हैं, देखो संविधान, हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना, बड़े मजेदार लोग हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, पढ़े लिखे लोग ही उनको कुछ नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं से चीजें निकाल ही लेते हैं, है ना, झगड़ने के लिए, या फिर देखो ये होना भी चाहिए, वाद विवाद होना भी चाहिए। तो जब ये वाद विवाद छिड़ा तो ये क्या छिड़ा था, यानी कि संविधान को लेकर, प्रस्तावना को लेकर के छिड़ा था, यानी कि संविधान कैसे छिड़ा था, तो इसमें क्या था, यानी संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, यानी कि जब प्रस्तावना को बना दिया गया और इसमें ऐड किया गया, तो कुछ लोगों ने क्या विचार किया कि देखो जो प्रस्तावना है, क्या ये संविधान का एक भाग है, यानी कि क्या ये संविधान का एक अंग है, या फिर ये संविधान से अलग है। यह हमारे लिए एक समझने का विषय भी था कि हम इसको संविधान का एक भाग माने या फिर हम इसको अलग ही माने। तो एक केस हुआ सन 1960 में, बेरुवाड़ी मामला। क्या हुआ था, बेरुवाड़ी मामला। और बेरुवाड़ी मामला जो हुआ था, ये कब हुआ था, सन 1960 में। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, किसने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, उसने इसकी जो व्याख्या की थी वो की थी कि ये एक भाग नहीं है, यानी कि उसने कह दिया था, यानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ये बात यहीं पर नहीं रुकी, फिर एक केस होता है, और ये केस बड़ा प्रसिद्ध केस है, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती मामला बड़ा मजेदार है, सन 1973 में। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी भाई। किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। और इंदिरा गांधी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था केशवानंद भारती नाम के, ये मठाधीश थे, इनका मठ था जिसको सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया था, है ना, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार जब 1971 में दोबारा बनती है तो वो बहुत सारे चेंजेस करती है, और जब बहुत सारे चेंज करती है तो आपको तो पता ही है कि संविधान संशोधन उसने बहुत किए 1971 में आकर के, 72 में, 73 में उसको कटघरे में ही खड़ा कर दिया। सरकार ठीक से नहीं चल रही थी तो उसने लोकसभा भंग करके अपना दोबारा से लोकसभा बनाई, और इसमें कह दिया था कि संविधान का ये क्या है, भाग है। किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने। देखो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलट भी सकता है, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया तो वो लाइफ टाइम के लिए अपने फैसले को नहीं बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं अपने फैसले पर संज्ञान ले सकता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहले क्या कहा था कि ये भाग नहीं है। अब जब दूसरा मामला आया है 13 साल बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये संविधान का क्या है, ये भाग है। फिर इसके कुछ समय बाद ही एक केस होता है, और केस क्या है, LIC। क्या है, LIC मामला है। देखो जब ये भाग कह दिया है ना, तो इसके तुरंत बाद ही सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया। और जब 42वां संविधान संशोधन कर दिया गया तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष, और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। कब, 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में। LIC जो मामला था ये था सन 1995 का। क्या था ये, सन 1995 का था। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक और व्याख्या की। क्या की है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और व्याख्या की है इसको लेकर के, और इसको इसका क्या बता दिया, आंतरिक हिस्सा। देखो सुप्रीम कोर्ट अपनी व्याख्याएं बदल सकता है,
और उसने फिर इसको एक और कह दिया, यानी कि अब ये इसका क्या है, आंतरिक हिस्सा है। समझिए। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, अंग भी कह सकता है, क्या संविधान का अंग है या भाग है, या फिर वो इसका आंतरिक हिस्सा है। ऑप्शन वहां देख लेना, ऑप्शन के हिसाब से आप टिक करना है। नहीं, अगर वो आंतरिक हिस्सा दिया हुआ है तो आंतरिक हिस्सा ठीक होगा, अगर ये नहीं दिया हुआ है तो उसका एक क्या होगा, एक भाग होगा। तो आई होप कि आपको प्रस्तावना ठीक ढंग से समझ में आई हो। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट्स। क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिसमें ये सारे मामले हैं। ये केस जरूर पूछ ले जाते हैं कि किस केस के अंतर्गत भाग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेरुवाड़ी मामला, और किस केस के अंतर्गत है, किस मामले के अंतर्गत उन्होंने संविधान का भाग प्रस्तावना को मान लिया, कौन सा था, केशवानंद भारती मामला। या फिर पूछ सकते हैं कि किस केस के अंतर्गत उन्होंने उस प्रस्तावना को आंतरिक हिस्सा बताया गया, कौन सा था, LIC मामला। और LIC मामला कब आया था, सन 1995 में।